वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स और सर्विस रेगुलेशंस आपको पढ़ा रहे हैं। क्लास नंबर 3 करवाएंगे आज। तो क्लास नंबर 3 में क्या होने वाला है, एनसीआरई, आईआईटी, एनआईटी, नेटर्क, एसजीपीजीआई या अदर कोई भी इंस्टीट्यूट है जिसमें आप सीसीएस रूल्स सर्विस रेगुलेशंस की प्रिपरेशन करते हैं तो 1000 एमसीक्यू की ये सीरीज डेफिनेटली आपके लिए पेनेशिया होगी। पेनेशिया क्या होता है? रामबाण जिसको बोलते हैं। तो 1000 क्वेश्चंस हैं, 1000 वो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, डिफरेंट, चाहे डिपार्टमेंटल हो या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आते हो। क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी दैट इज क्लास 2, उसका कुछ हमने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे। एक था आपका स्टैंडिंग गार्ड फाइल के बारे में, एसजीएफ। आपको बताया था स्टैंडिंग गार्ड फाइल के बारे में पढ़ के आना। स्टैंडिंग गार्ड फाइल, तो देखो होता क्या है, एक्चुअली नाम है इसका फाइल, बट ये फाइल नहीं होता, ये एक फोल्डर होता है। क्या होता है? फोल्डर होता है स्टैंडिंग गार्ड फाइल। किस तरह का फोल्डर होता है? 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। तो बेसिकली हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं इसके। जो गार्ड फाइल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक में होगा रनिंग समरी ऑफ प्रिंसिपल्स। रनिंग समरी ऑफ प्रिंसिपल्स, पहले वाले जो पार्ट में क्या होंगे, रनिंग समरी ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे। दूसरा वाला जो पार्ट होगा उसमें जो डिसीजंस हैं उनकी कॉपीज होंगी, ऑर्डर्स की कॉपी, डिसीजंस की कॉपी, ऑर्डर या डिसीजन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, उसके अंदर आपको मॉडल, जो जैसे मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं ऐसे मॉडल फॉर्म्स होती हैं कम्युनिकेशंस की, मॉडल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कि भाई किसी केस को अगर प्रोसीड करना है, प्रोसेस करना है तो कौन कौन से तरीके हैं जो आप यूज करोगे। तो कुल मिला के हुआ क्या ये स्टैंडिंग गार्ड फाइल। तो स्टैंडिंग गार्ड फाइल अगर एग्जैक्टली आप देखोगे, एक फोल्डर है जो मेंटेन किया जाता है किसी सेक्शन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? सेक्शन। यहां पे लिख देते हैं हम मेंटेन्ड बाय सेक्शन। ये आपको क्यों पूछा हमने? क्योंकि तैयारी आप कर रहे हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो डेफिनेटली आपको स्टैंडिंग गार्ड फाइल के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ, ये कंपाइलेशन होता है 3 पार्ट्स का। स्टैंडिंग गार्ड फाइल हमने बताया एक फाइल नहीं है, एक फोल्डर होता है जो सेक्शन यूज करता है केसेस को प्रोसेस करने के लिए। समझ में आ गया? उसमें पता लगेगा भाई कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने हैं, कौन से ऑर्डर एंड डिसीजन है जिनकी कॉपीज आपको चाहिए मॉडल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के वक्त, एज इट इज सारा का सारा इसके अंदर आपको स्टैंडिंग गार्ड फाइल के फोल्डर में ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये मेंटेन करता है कोई भी सेक्शन, इसलिए जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, अब चलो ये क्वेश्चन 36 आ गया वैसे, बट दूसरा क्वेश्चन भी हमने आपसे क्या पूछा था, आपको पैटर्निटी के बारे में हमने पूछा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैटर्निटी लीव का आपको पता ही है 15 दिन की है जो पेरेंट फादर को दी जाती है एंटाइटलमेंट के लिए। जब वो फादर बनते हैं तो पैटर्निटी लीव का प्रोविजन है। तो पैटर्निटी लीव का रूल नंबर हमने आपसे पूछा था। क्या पूछा था? पैटर्निटी लीव का रूल नंबर आपको पूछा था। तो बताओ आप इसका रूल नंबर क्या होता है? रूल नंबर होता है, चलो बैक यहां पे करके बता देते हैं आपको। दूसरा जो होमवर्क था हमारा वो था पैटर्निटी, पैटर्निटी लीव। तो पैटर्निटी लीव का जो रूल है वो है जी रूल नंबर 43A। क्या है? 43A के अंदर हम बात करते हैं, रूल नंबर 43A के अंदर पैटर्निटी लीव्स की बात करते हैं। 15 डेज की पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को। ठीक है, और कितने बच्चों तक मिलती है ये? 2 सर्वाइविंग एल्डर चाइल्ड, 2 बच्चों तक ही ये पॉसिबल है। दूसरा क्या केस होता है, इनको 6 मंथ्स के अंदर अवेल करना होता है। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड 6 मंथ तक अवेल करना होता है, नहीं तो ये लैप्स हो जाती हैं। ये भी रूल है, ये आपने पढ़ा हो। तो होमवर्क वाली चीजें क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं नए टॉपिक पर। नए टॉपिक का मतलब अब आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो 35 क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं एमसीक्यू, पढ़े नहीं हैं। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग से कहीं नहीं जाना। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करो तो सारी क्लासें आपको कंबाइंड एक तरीके से मिल जाएंगी। 36 नंबर क्वेश्चन में बात की जाती है, कौन सा ऐसा काम है जो कंडक्ट रूल के अंदर मिसकंडक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, हैबिचुअल लेट अटेंडेंस बिल्कुल मिसकंडक्ट है। कन्विक्शन बाय ए क्रिमिनल कोर्ट बिल्कुल मिसकंडक्ट है। मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ऑल ऑफ द अबव। ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होता है कि राजनीति से दूर रहना, उदासीन रहना, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो ये अच्छी बात लिखी है, तो ये मिसकंडक्ट में नहीं आता। ठीक है, तो 36 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी।
और ये जो क्वेश्चन है ये आता है सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सारे गवर्नमेंट सर्वेंट को रिक्वायर्ड होता है फाइल करना अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, लेकिन कब तक फाइल करना होता है? साल के 31 मार्च तक, 31 जनवरी तक, पहले मार्च तक या पहली जनवरी तक? तो डेफिनेटली आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलो 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आंसर टिक करने में थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 जनवरी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पेनल्टी? आपने बताना है इनमें से कौन सी एक मेजर पेनल्टी है। किसी का इंक्रीमेंट रोक लेना, सेंसर करना, रिकवरी कर लेना उसकी सैलरी से पूरी तरह से या कुछ पार्ट्स में, किस्तों में, ठीक है, किसी भी जो लॉस की गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से जो हुई है उससे रिकवरी कर लेना, तो वो मेजर पेनल्टी में आता है या नहीं आता है? या उसको रिड्यूस कर देना लोअर टाइम स्केल ऑफ पे के अंदर, ग्रेड के अंदर, पोस्ट के अंदर या सर्विस के अंदर कुछ एक टाइम के लिए, बताओ आप मेजर। तो देखो प्रमोशन रोकना माइनर पेनल्टी के अंदर आता है, दैट इज माइनर। सेंसर करना माइनर के अंदर आता है। रिकवरी फ्रॉम द पे कि भाई उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हुआ, उसकी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकालो, तो माइनर के अंदर आता है। ये पेनल्टी आपकी बड़ी होती है, दैट इज मेजर। तो मेजर पेनल्टी का अगर आंसर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आपने डी टिक करना होगा, ठीक है। तो मेजर एंड माइनर पेनल्टीज के बारे में बिल्कुल आपने पढ़ के रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं 39 पे। टाइम लिमिट टू कंप्लीट द इंक्वायरी ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट। जब सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस होता है, उसकी अगर इंक्वायरी होती है किसी कंप्लेंट के एवज में, तो वो कितना टाइम आपको दिया जाता है कि इस इंक्वायरी को आप कंप्लीट करो। जैसे बेसिकली आप देखते हो 6 महीने का टाइम इंक्वायरीज में मिलता है, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट की अगर इंक्वायरी है तो उसका टाइम कम दिया जाता है। कितना कम दिया जाता है? 90 दिन के अंदर बोला जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट की जो इंक्वायरी होगी वो 90 डेज के अंदर होगी। और ये जो आपका क्वेश्चन है डायरेक्टली डील करता है सीसीएस सीसीए रूल के अंदर, ठीक है, क्योंकि सीसीएस सीसीए रूल के अंदर ही हम इंक्वायरीज की बात करते हैं। चलो चलो एक होमवर्क आपको छोटा सा दे देते हैं यहीं पे। ये जो सीसीए वर्ड हमने लिखा है इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। सीसीएस सीसीए के अंदर जो ये फुल लिखा है हमने सीसीए, इसकी फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। ये आपका होमवर्क रहेगा और ये बेसिकली हम आपसे नेक्स्ट क्लास में जो है इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। चलो हम भी नोट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि आपको ये आंसर नेक्स्ट क्लास करते वक्त बताना है। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसीए रूल्स के अंतर्गत जब भी कोई इंक्वायरी अथॉरिटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कराती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो कितने दिन के अंदर उनको, जब वो अपॉइंट हो जाते हैं इंक्वायरी अथॉरिटी के द्वारा, तो कितने टाइम के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। मान लेते हैं आज किसी का नाम नॉमिनेट हुआ कि ये इंक्वायरी ऑफिसर रहेगा, ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहेगा, कितना समय उनको दिया जाएगा कि इंक्वायरी को क्लोज कर देना है आपको विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम? तो विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम होता है आपका 6 महीने। तो 6 महीने के अंतर्गत कोई भी इंक्वायरी होती है मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी से संबंधित, तो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। और रिपोर्ट सबमिट करना होता है वो आपके क्वेश्चन में लिखा है किसको करनी होती है रिपोर्ट? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो कई बार ये होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन के अंदर भी एक आंसर छिपा होता है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। चलो क्वेश्चन 41 पे आ जाते हैं। विदाउट एनी डिले बच्चों आपको क्लास करा रहे हैं 5 मिनट से ज़्यादा, करीब करीब आप देखोगे 8-9 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। बिकॉज एक मोटिवेशनल मेथड होता है ये बताने का कि क्लास का जो मोटो है वो रिजॉल्व होता है या नहीं होता है, वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं आपके लिए या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सजेशन मोस्टली इन्वाइटेड हैं और उन पर हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि एक तरह की लीव को दूसरे तरह की लीव में बदलने के लिए कितने दिन का टाइम दिया जाता है आपको? कितने दिन के अंदर आप उस लीव की नेचर चेंज कर सकते हो? मान लो आपने अर्नड लीव दिया, आप बोलो कि नहीं मुझे एक दिन की जो अर्नड लीव है उसको सीएल में कन्वर्ट कराना है, तो कितने टाइम के अंदर यू शुड हैव टू कन्वर्ट? तो कितने दिन के अंदर आप कन्वर्जन अलाउ करते हो, कितने दिन के अंदर उसको अप्लाई कर देना चाहिए? तो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। कितने डेज के अंदर? 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट स्पेल ऑफ लीव।
लीव की जो कंप्लीशन के 30 दिन के बाद तक आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन करा सकते हो एक लीव की फॉर्म को दूसरे लीव की फॉर्म के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 42 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जब आप एलटीसी अवेल करते हो तो एलटीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लीव ट्रैवल कंसेशन। तो कितने अमाउंट का एडवांस है वो आप ले सकते हो। तो जितना आपका फेयर में खर्चा आना है, किराए में आना है, ट्रेन का हो एयर का हो, तो उसका 90% तक आप एडवांस ले सकते हो पहले ही। टिकट की बुकिंग करो उससे पहले, बुकिंग से पहले ही आप 90% एडवांस लो, और फिर रूल है वो आगे पढ़ना पड़ेगा आपको कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको प्रूफ देना है कि मैंने टिकट या जो फेयर है वो बुक कर दिया। 42 नंबर क्वेश्चन है, आंसर सी होने वाला है। एलटीसी के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो। लीव के इनकैशमेंट में पूछा गया है किसी की जो लीव है जब वो इनकैश करा रहा है वो बैलेंस उनका 38 है, और इनकेस कराते वक्त एलटीसी के टाइम पे वो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा है। तो मुझे ये बताओ आप कि कितने दिन का इनकेशमेंट उसको अलाउड होगा। अब इसमें कुछ बच्चे 10 डेज का करके आएंगे क्योंकि उनको पता है लीव इनकेशमेंट 10 डेज का मिल जाता है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए 10 डेज का लीव इनकेशमेंट के बाद आपका लीव बैलेंस शुड बी 30 से कम नहीं होना चाहिए। अब 38 में से 10 का आपको लीव इनकेशमेंट मिलेगा तो 28 दिन रह जाएंगे, तो वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब 30 अगर मिनिमम होते हैं तो कितने दिन का लीव इनकेशमेंट आपको अलाउड होगा, सिर्फ 8 दिन का। ये आपको याद रखना है। एमएससीपी बताओ भाई किस पर एप्लीकेबल होती है। ऑल ग्रुप सी एम्प्लॉइज, ऑल ग्रुप बी एम्प्लॉइज, ऑल ग्रुप ए एम्प्लॉइज, ऑल ग्रुप ए एक्सेप्ट ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस बी एंड सी एम्प्लॉइज। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन फुल फॉर्म होता है एमएससीपी का, आगे क्वेश्चंस में पूछ भी लेंगे आपसे। इस स्कीम के अंदर बनाई जाती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक प्रमोशन है या उसको अश्योर किया जाए कि हम उसका भला करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। तो इसके अंदर प्रावधान क्या है आपका, ए बी सी एम्प्लॉयज के लिए काम करता है ये। लेकिन ए में जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ना ए का, ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको ये याद रखना है बस, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को छोड़कर बाकी ए पर भी एप्लीकेबल है, ये बी पर भी एप्लीकेबल है और ये सी पर भी है। तो आंसर तो आपका डी होगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो एमएससीपी किस पर एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी, ऑल ग्रुप। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन 44 के बाद अगले पे चलेंगे 45 नंबर के क्वेश्चन पर। अमाउंट ऑफ पेंशन एडमिसिबल फॉर कम्यूटेशन टू गेट अ लंप सम पेमेंट इज। पेंशन का कम्यूटेशन करा रहे हो, रिटायरमेंट आपकी होने वाली है या हो चुकी है, उससे पहले ही देना होता है ऑप्शन। तो जो आपको पेंशन मिलने वाली है उसका 40% तक आप कम्यूट करा सकते हो। 40% आपको एक मुश्त मिल जाता है, एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब है एक ही बारी में वो पेंशन का जो पैसा है ना आपको, उसका 40% आपको दे दिया जाएगा। और ये करीब करीब बच्चों शायद 10 साल का होता है पैसा, जो उसका 40% जो पेंशन में आपको मिलना था उसका पेंशन का 40% का 10 साल के हिसाब से आपको दे देते। फिर उतनी पेंशन आपको कम मिलती रहेगी। जैसे ही ये टेन्योर आपका निकल जाता है उसके बाद आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 40% ऑफ द मंथली पेंशन। क्वेश्चन 46 की बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ फाइल की बात करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ फाइल किसके अंदर एंटर किया जाना चाहिए। कोई फाइल एक डिपार्टमेंट से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाती है, तो बताओ पर्सनल रजिस्टर में, फाइल मूवमेंट रजिस्टर में, ऑन पेपर या डाक पैड पे, किस पे आप रजिस्टर करोगे उस चीज़ को, ये आपने कमेंट करके बताना है। देखो पर्सनल कोई रजिस्टर नहीं होता ऑफिस के अंदर, तो उसमें आप फाइल मूवमेंट रजिस्टर के अंदर ये काम करोगे। किसके अंदर करोगे, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, दैट इज एफएमआर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर। कोई भी फाइल कहीं भी जाती है उसमें एंट्री होना जरूरी है। पीयूसी एक, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करोगे पहला शब्द होगा। कोई आपको बोलेगा ना ये काम करना है, ऐसे नहीं बोलेगा, ये पीयूसी करनी है। पीयूसी का मतलब क्या होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पेपर अंडर कंसिडरेशन, पेपर अंडर कंट्रोल, पेपर अंडर केस। रट लो आप ये क्वेश्चन, हर पेपर में मिलेगा ये देखने को। पीयूसी मिलेगा या एफआर के बारे में पूछेंगे या सीपीपीपी के बारे में पूछेंगे, है ना, या सीसीए के बारे में पूछेंगे। तो पीयूसी होता है आपका पेपर अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब वही है जो आप केस को डील कर रहे हो, उस एप्लीकेशन को, उस लेटर को, उस फाइल को ही पीयूसी बोलते हैं, जो आपने डील करना है, दैट इज पीयूसी। क्वेश्चन 48 पे चलेंगे। रिस्पॉन्सिबल बताना है ऑर्गेनाइजेशन ऑन जैम। जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन जैम पे रजिस्टर करता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है। बेसिक सी बात है, पहला जो यूजर है प्राथमिक यूजर, दैट इज प्राइमरी यूजर, वो ही रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48।
उम्मीद करते हैं इंटरेस्टिंग क्लास लगेगी आपको, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल से जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की क्लास इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है, जो भी आपके सुझाव होते हैं उन पर डेफिनेटली हम काम करते हैं। एन इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन डेज इफ इट पर्टेन्स टू द पिटिशनर्स लाइफ और फ्रीडम। अगर जो आरटीआई फाइल करता है उसके जीवन का सवाल है, उसकी आज़ादी का कोई सवाल है, उसकी लाइफ से कोई जुड़ी हुई क्वेश्चन है, उसका आंसर देना कितने टाइम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उसका 1 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर जवाब देना जरूरी है या नहीं है। तो 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर उस आरटीआई एक्ट के तहत उस पिटिशनर के क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है, जिससे उसकी जान माल को, उसकी आज़ादी को खतरा है। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंजिबल एसेट। तो डेफिनेटली आपको बताएंगे टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, बट आपने करना क्या है ये आपको वैसे पता ही लग जाएगा आंसर से, बट फिर भी आपने इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जीएफआर के अंदर आपको इसको पढ़ाया जाता है, तो जीएफआर के जो रूल्स हैं उसमें आप ये देख सकते हो। तो टेंजिबल एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट नहीं होता, कॉपीराइट नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो प्लांट एंड मशीनरी होता है। तो क्या है, क्यों बोलते हैं इनको टेंजिबल एसेट्स? सोचो आप, इनको टेंजिबल एसेट्स क्यों बोला जाता है, ठीक है। चलो, आपने ध्यान रखना है, ये टेंजिबल एसेट के बारे में पढ़ के आना है। उस अथॉरिटी का नाम बताओ जो अपॉइंटमेंट के लिए काम करती है, ग्रुप बी, सी एंड डी पोस्ट सेंटर की जितनी भी है, अथॉरिटी का नाम बताओ। गवर्नमेंट है, सॉरी गवर्नर है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट है, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो देखो, बी एंड सी का जब सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, जब भी बी एंड सी का आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इसका आपने एक ही मतलब निकालना है। क्या मतलब निकालना है? बी एन सी का, तो बी एन सी का एक ही मतलब निकालना है, वो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। और ए का पूछा जाएगा, वो अगला सवाल है। इसमें बी और सी में तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, उसकी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन ए में अगर ये लाइन जुड़ी है, विदाउट डेलीगेशन टू एनी अदर अथॉरिटी, अगर किसी को डेलीगेट किया हुआ है, किसी को पावर्स दी हुई है, तो अलग बात है। अगर किसी को पावर्स नहीं दी गई है, अगर किसी को पावर्स नहीं दी गई है, उस टाइम पे कौन होगा ये आपने बताना है। तो उस टाइम पे जो ये पावर्स है ना बच्चों, ये आपकी आ जाएंगी, किसके अंदर आ जाएंगी ये पावर्स? ये पावर्स डेफिनेटली राष्ट्रपति जी के पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। क्लियर? चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन विच मे बी एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू ऑफ अथॉरिटी कॉम्पिटेंट। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है, आपने बताना है कि कितने टाइम तक मैक्सिमम सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जा सकता है जब अथॉरिटी उसको रिव्यू कर लेती है। सस्पेंशन का कोई केस है, किसी को सस्पेंड किया है, अथॉरिटी ने रिव्यू कर लिया, तो कितने टाइम तक उसके सस्पेंशन पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। तो ये याद रखना है, सस्पेंशन के बहुत क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? 180 डेज होता है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर उसको डिटेन कर लिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है किसी भी वजह से, और वो जेल में 48 घंटे से ज़्यादा अगर स्टे कर लेता है, रहना पड़ जाता है, तो उसको डीम्ड टू बी सस्पेंशन, उसको डीम्ड अंडर सस्पेंशन, उनको मान लिया जाता है कि एम्प्लॉय सस्पेंड है, ठीक है। तो 48 घंटे से ज़्यादा कारागार में रहना, इसका मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का अपने आप ही हो जाता है रूल के हिसाब से कि वो अंडर सस्पेंशन है। नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप बी, सी एंड डी पोस्ट ऑफ द यूनियन। शायद अभी बताया था आपको ये, पता नहीं दोबारा कैसे आ गया ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको पता ही है, बी सी का कौन होता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली 50 क्वेश्चंस तक ही होंगे आज आपकी इस क्लास के अंदर, या कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपको टोटल जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, इनके अंदर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, और आज आपकी लास्ट डेट है। नेटर के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट है 5 बजे तक, ठीक है। सिंपल 5 बजे तक आज लास्ट डेट है, तो अप्लाई करना है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी फर्दर क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ भी आईआईटी, एनआईटी, एम्स, सीआरई या जो भी आपका पेपर जिसके अंदर सीसीएस रूल्स आता है, चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर, और साथ के साथ व्हाट्सएप पे डायरेक्टली यू कैन चैट। मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।